जय जी। पता नहीं कितने साल पहले मैंने आपको स्टेज पर परफॉर्म करते देखा था और मैं सोच रही थी कि ये कितना टैलेंटेड इंसान है और कितनी अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो आपने अपने जो टैलेंट है उसको फैला के रखा है। आप मिमिक्री भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, लोगों की आवाज़ में गाने गा लेते हैं। बहुत सारे टैलेंट्स हैं आप में। तो ये बताइए मुझे कि आप ये मल्टी टैलेंटेड कैसे बन गए? मल्टी टैलेंटेड मैं कैसे बना? पहले तो आपका शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि आपने बहुत साल पहले देखकर ये कहा था कि कितने टैलेंटेड है ये इंसान। जी। मुझे पता ही नहीं था तब आप मैं जब इस शो पे आया तो मुझे जब फ़ोन किया गया तो मैंने उनको पूछा क्या किरण जी मुझे जानती हैं? तो मुझे नहीं मालूम था, आपने मुझे देखा है पहले। लेकिन अभी मल्टी टैलेंटेड का जो है ना किरण जी, मैं सच कहूँ मैं खुद नहीं जानता। मैं जो भी करता हूँ ये सब ऊपर से आता है। इसके लिए मेहनत ज़रूर की है, लेकिन मैं अलग अलग आवाज़ें कैसे बना लेता हूँ ये मैं जानता नहीं। मैं जो स्टेज पे दिखता हूँ, अगर आपने मेरे लाइव शोज़ इन दिनों देखे हो, कि शायद लोग मुझे एक बहुत जोश भरा परफॉर्मेंस, कॉमेडी, लोगों को हंसाने वाला, डांस करने वाला वो देखते हैं। लेकिन आप मुझे पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, हाँ। इसके विरुद्ध हूँ। विरुद्ध हूँ। तो ऑपोजिट है बिल्कुल। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ इतने साल बाद भी हाँ। कि मेरे जैसा आदमी जो इतना सीरियस है पर्सनल लाइफ में, अकेला है, मतलब मैं किसी से मिलने में लोनर है हम, कंफर्टेबल लोनर हूँ, लोनर है, हाँ। कंफर्टेबल नहीं होता पार्टी। जी। मैं स्टेज पे कैसे जाता हूँ और इतने लोगों के सामने मैं कैसे करता हूँ, मैं मुझे आज तक ये सवाल है। और ये जो मल्टी टैलेंटेड है, मैं सचमुच कहता हूँ कि ये सब ऊपर वाले ही का करम है। मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया। हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले पहले तो मैं आपकी कोई ना कोई मिमिक्री एक सुन लूं और अपने दर्शकों को भी सुना दूं। कोई ना कोई मिमिक्री। आप अपनी पसंद की जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं वैसे तो शुरुआत मैंने कई लोगों से की थी, लेकिन जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में, और जिनकी आवाज़ ऊपर वाले ने मुझे दी, और उस सुपरस्टार ने भी मुझे एक्सेप्ट किया, हाँ। उन्होंने भी एक्सेप्ट की मेरी आवाज़, श्रीमान हाँ। अमिताभ बच्चन साहब। जी। तो नेचुरली मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगा। तो मैं डायलॉग और गाना 2 in 1 देता हूँ, ओके। ताकि डायलॉग भी हो जाए हाँ जी। और गाना भी अमित जी की आवाज़ में। बिल्कुल। ये मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, मतलब कुछ साल पहले, कभी खुशी कभी गम। तो उसमें एक गाना था शावा शावा, जो मुझे गाने का मौका मिला था जी। अमित जी की वॉइस में। और बहुत सारे लोग आज तक नहीं जानते कि वो अमित जी ने नहीं गाया। अच्छा, इसका एक जोक पता है आपको? हाँ। आवाज़ में अमित जी की बाद में सुनाऊंगा। जो गाने मैं गाता हूँ या मैंने जितने गाए हैं, लोग समझते हैं कि वो अमित जी ने गाए हैं, और जो अमित जी गाते हैं वो समझते हैं आपने गाया। वो समझते हैं कि सुदेश भोसले ने गाए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे साथ जोक हो रहा है। तो मैं अमित जी की आवाज़ सुनाता हूँ। जी। अरे बादशाह के देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये एक्चुअली आंखें खुली थी तो आपको देख रही थी तो मालूम है कि आप गा रहे हैं, लेकिन शायद आंखें बंद होती तो रियली लगता कि अमिताभ जी ही गा रहे हैं। तो आप एक आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं। जी आपके फादर ने बहुत सारे बैनर्स पेंट किए हैं जी बड़ी बड़ी फिल्मों के, जी मुगले आजम वगैरह वगैरह। मदर एक बैकग्राउंड सिंगर हैं। तो बचपन में आप कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं था जबकि आप एक आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं? नहीं, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मम्मी मेरी, सुमन भोसले, वो क्लासिकल सिंगर थी। मेरी नानी, मम्मी की मम्मी, बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी, आगरा घराने की वो थी, जी। दुर्गाबाई शिरोडकर। जी। तो
म्यूज़िक तो खून में ही होता है, और मेरे एक एक ही नस में, खून में दो चीज़ें दौड़ रही थी। एक म्यूज़िक था, और मेरे पिताजी एन.आर. भोसले वो पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, जो पोस्टर्स बनाते थे। जी। राजश्री प्रोडक्शंस की दोस्ती से लेके सारी फिल्में उन्होंने की है, बैनर्स, मोगले आजम जैसे आपने बताया पुरानी, राजश्री प्रोडक्शन, वी शांताराम प्रोडक्शन, दादा कौन के प्रोडक्शन ज़्यादातर। तो एक तरफ आर्टिस्ट भी दौड़ रहा था खून में, तो मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता था, ना पेंटिंग ना सिंगिंग। और जैसे मैं बड़ा हुआ, घर में तो माहौल था क्लासिकल का, और एकदम बचपन में जब बच्चा जानता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कौन हूँ, तब हमारे घर में ऐसा माहौल था कि पिताजी उस ज़माने के, तो उनको, मैं, मम्मी और मेरे पिताजी, हमारे घर में चौबीसों घंटे प्योर क्लासिकल म्यूज़िक बजता था। हमको लाइट म्यूज़िक या स्पेशली हिंदी फिल्मों के फिल्मी गाने भी, हिंदी फिल्मों के गाने घर में बजना अलाउड नहीं था। पिताजी ये सोचते थे कि ये हिंदी फिल्म, अच्छा खुद हिंदी फिल्मों की पेंटिंग करते थे, पब्लिसिटी, पर उनको, हमको अलाउड नहीं था हिंदी फिल्में देखना, कि वो गंदे होते हैं। ये उस समय के मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का ये है, हमें फिल्में देखना अलाउड नहीं था, हमें हिंदी म्यूज़िक देखना अलाउड नहीं था। तो एक जोक होता है कि जब पिताजी अच्छा, मैं बचपन से म्यूज़िक समझता भी नहीं था, मैं किशोरदा का फ़ैन, और मुझे बचपन से किशोरदा के बहुत सारे गाने बाहर थे, ये घर में किसी को नहीं मालूम था। तो पिताजी घर पे होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत हम लोग डरते थे। तो पिताजी है घर पे, तो मुंबई उधर मराठी में एक चैनल था जहाँ सिर्फ क्लासिकल, एकदम ये हमको, अरे बचपन में हमको समझता नहीं था ये क्या चीज़ है यार। और जैसे पिताजी गए, रेडियो सिलोन बिना का गीत माला, हे कोरा कागज, और तो जैसे पिताजी की आवाज आई, अरे पिताजी आ रहे, वापस रेडियो स्टेशन चेंज। तो ये माहौल था, और पिताजी इतने सख्त खिलाफ थे लाइट म्यूजिक के, कि मेरे स्कूल में एक बार रफ़ी साहब का ऑर्केस्ट्रा था, और मैंने सोचा रफ़ी साहब को लाइव देखने मिल रहा है। अच्छा, एक बात है, मैं ज़िंदगी में कभी पर्सनली मिला नहीं उनको, ना मुकेश जी को ना, तो रफ़ी साहब का मेरी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा था, और कुछ हार्डली 1 रुपया टिकट भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने कहा पापा, मेरा वो स्कूल में ऑर्केस्ट्रा है, फंड रेजर था हमारे स्कूल बनाने के। तो पिताजी ने मुझे भेजा नहीं। मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो हिंदी गाने गंदे होते हैं। रफ़ी साहब को बुरा बोलने वाला शायद एक ही इंसान होगा, तो उनको हिंदी गानों से ही नफरत थी। तो मैं, आपको यकीन है कि मैं घर पे रोता रहा रात भर, मुझे उन्होंने भेजा नहीं। तो ये पिताजी मेरे थे। लेकिन जब बड़ा हुआ तो किशोर कुमार के, मैं तो ऑफ कोर्स अंदर था, मैं चुपके से मेरे दोस्तों के, आप किसी की पूजा में, किसी के बर्थडे में गाता रहा, लोग घर पे पता नहीं था। और एक दिन मैं स्टूडियो में पहुंचा पिताजी के पेंटिंग के, जो मैंने कभी देखा नहीं था। हम लोग गोरेगांव में रहते हैं, और स्टूडियो था वर्ली में बहुत बड़ा। तो हम लोग, पिताजी हमारे पेंटर है इतना ही मालूम था। तो एक दिन मैं 14 साल का था, तो मम्मी मुझे लेके गई कि चल आज मैं स्टूडियो दिखाते हैं, पापा क्या करते हैं, देखो कैसे पेंटिंग करते हैं। तो मैं गया, और उस वक्त पिताजी कौन से पब्लिसिटी कर रहे थे पता है? प्रेम नगर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। तो वो सारा देखकर, छोटा 14 साल का मैंने मम्मी से डर के कहा, माँ मैं एक ट्राई करूं क्या? अंदर से एक आवाज़ आई। तो मम्मी बोली, ये देखो क्या बोल रहा है, एक पेंटिंग करूं क्या? तो पिताजी बोला, अरे कर ले बिंदास, कोशिश कर, अगर बिगड़ गया तो हम लोग हैं सुधारने के लिए, ऑयल पेंट है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक स्केच किया चारकोल से, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी का एक बहुत ही पॉपुलर पोस्टर हुआ था। हेमा जी ऐसी हैं, और ऐसे सीने पे सर रखा राजेश खन्ना। तो प्रेम नगर का उस वक्त एक ही होर्डिंग लगता था हर जगह। तो वो मैंने जो स्केच किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अभी तक विश्वास, इट वॉज 200% परफेक्ट। ऐसा लग रहा था कि
असलियत में राजेश खन्ना जीन्स जीन्स आपके टैलेंट, जीन्स। फादर का जो टैलेंट और था इससे वो पहले मैंने कभी ड्राइंग नहीं किया, ना मैं सीखा। तो पिताजी ने देख लिया, अरे ये क्या है लड़का। तो पिताजी मेरे बहुत उस वक्त ना बोले बिंदास तरह, बोले बेटे कल से स्कूल मत जा, मेरे साथ ही रह जा। और एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे 2 महीने स्कूल नहीं भेजा। 2 महीने तक पब्लिसिटी चलती रही, मैं पिताजी के साथ काम किया और फिल्म रिलीज होने के बाद मैं स्कूल गया। और उसी 2 महीने में मैंने स्केचिंग भी की, मैंने ऑयल पेंटिंग भी थी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि कई थिएटर्स पे बैनर इस 14 साल के लड़के के लगे, मेरे पिताजी ने हाथ नहीं लगाया। तो वो टैलेंट उस वक्त डिस्कवर हुआ। हुआ। तो मेरे मम्मी डैडी सोचे अरे इसका तो ये टैलेंट अभी है, ये तो आर्टिस्ट बनेगा आगे। तो मैं रेगुलर 14 साल से 22 साल की उम्र तक आई वॉज डूइंग रेगुलर पेंटिंग विथ माई फादर। वैसे तो मैंने नाम के लिए बीकॉम किया है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाता था स्कूल और कॉलेज में। पूरे साल में पिताजी के साथ पेंटिंग करता था। और पेंटिंग करते करते 22 साल का जब मैं हुआ तो धीरे 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 एक मुझे अपने आप अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश, राजकुमार, मुझे पता नहीं राजकुमार का डायलॉग पहले बीच में सुना दीजिए, क्योंकि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स और बड़े स्टाइल में वो एक एक्चुअली राजकुमार की तरह बात करते थे। किरण जी, कोशिश से कामयाबी तक, अरे हमने तो बिना कोशिश के कामयाबी पाई है, क्योंकि हम बचपन से कामयाब थे, कामयाब रहेंगे, कामयाब रहेंगे। तो नेचुरली तो बोलना ही है, पेंटिंग ही था मेरा गोल लाइफ का। लेकिन भगवान ने मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ दी। जितने भी एक्टर्स हैं, लगभग एक 15 एक्टर्स की आवाज़ें मुझे 1 साल में आने लगी, अपना बिना प्रैक्टिस किए। सिर्फ मैंने बहुत मेहनत करके कौन सी आवाज़ बनाई पता है जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। वो आवाज मैं जरूर आपसे सुनूंगी, लेकिन एक इस ब्रेक वक्त के बाद तो सुदेश जी आप कह रहे थे कि एक बहुत ही डिफिकल्ट आवाज थी जिसको आपने मास्टर किया, कौन सी आवाज थी वो? वो आवाज़ थी संजीव कुमार साहब की। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था ऑफ कोर्स उनका। और मैंने स्टेज पर किसी को सुना, अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था कि संजीव साहब की भी वॉइस इमिटेट हो सकती है, तो ऐसा। लेकिन संजीव कुमार साहब को मैंने कहा ये आवाज़ आनी चाहिए, बाकी तो मुझे भगवान ने नेचुरल दी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी डिफ़िकल्ट लगी मुझे। 10 दिन मैंने प्रैक्टिस की और मैं बीमार पड़ गया, गला बैठ गया। ओह गॉड। गला बैठ गया पूरा, मतलब मैं दूसरी आवाज़ मतलब शो नहीं कर पाया इतना। लेकिन जिस दिन एक दिन अचानक बाथरूम में नहाते नहाते वो आ गई आवाज़। तो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद वर्ल्ड के 99% लोगों को पता नहीं। फिर मौका ऐसा आया जब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बना, डबिंग आर्टिस्ट बना। संजीव कुमार साहब गुजर गए और उनके गुजरने के बाद उनकी 5 फिल्में अधूरी थी, शूटिंग हो चुकी थी, डबिंग नहीं हुई थी। तो किसी को पता चला सुदेश भोसले डबिंग करते हैं, तो 5 प्रोड्यूसर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और वो 5 फिल्मों में आवाज़ मेरी है। तो लव एंड गॉड जो लैला मजनू पे थी, अख्तर रसीफ जी की, लव एंड गॉड, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, ऐसे 5 फिल्में। तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। उन फिल्मों के डायलॉग तो याद नहीं, लेकिन एक बहुत फेमस संजीव कुमार साहब का फिल्म आंधी का जो गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तो ये गाने में आपने देखा होगा एक म्यूजिक अंतरे में संजीव साहब हीरोइन को कुछ कहते हैं तो म्यूजिक रुकता है। तो वो लाइनें मैं सुनाता हूँ। संजीव साहब कहते हैं, ये जो फूलों की बेलें नजर आ रही हैं, दरअसल ये फूलों की बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए। दिन के वक्त ये पानी से भरा होता है। दिन के वक्त तो हीरोइन कहती है, कहाँ आप पाऊंगी मैं दिन के वक्त, ये जो चांद है ना, ये दिन में नहीं रात में निकलता है।
तो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी आवाज़ बनाने में। अच्छा, तो ये बताइए कि पहली बार जी, आपने मिमिक्री कब की? क्योंकि आपने बताया पेंटिंग तो आपने 14 साल की उम्र जी, में कर दी। जी, मिमिक्री पहली बार कैसे नेचुरली आ गई या जी, आपने क्या जी। परफॉर्मेंस किया और क्या हुआ? वो इंसिडेंट बड़ा बताइए। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हाँ, मैं सिंगर्स की मिमिक्री बचपन से ही करने लगा अपने आप। जैसे एस डी बर्मन साहब मेरे बहुत फेवरेट थे बचपन, सैगल साहब, जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं बचपन से अकेले में गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है ये करता था। फिर स्टेज पे किया तो लोगों ने अच्छा पसंद किया, तो ये एक एक आवाज़ बढ़, फिर एस डी बर्मन साहब, हेमंदा एक आवाज़, और ऐसी मैंने लगभग 14 वॉइसेस एसडी प्लेबैक बर्मन सिंगर्स। दादा की आवाज़ तो बड़ी मुश्किल थी निकालनी। मुश्किल है। कैसे निकालते? आप सुनाइए मुझे प्लीज। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मुतवा, सुन मेरे साथी रे। तो ये आवाज़ सुनकर तो आशा जी ने मुझे, मतलब आर.डी. वो बर्मन के। किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ है, जी, आप उस किस्से के तो बारे में वो बताइए। मैं किस्सा सुना तो, लेकिन जो आप कहते हैं ना पहली बार एक्टर की एक्टर की। मिमिक्री कब, हाँ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने और मैं स्कूल में था उस वक्त। तो आप देखने कैसे गए? डैडी तो अलाउ करते नहीं थे, चुपके छुप से, के गए? चुपके से। हाँ, नहीं शायद इतना भी छोटा नहीं था, मुकद्दर का सिकंदर तो अभी बहुत पुरानी नहीं, हाँ, बचपन की, हाँ, कॉलेज के ज़माने की। हाँ, तो अम, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमजद भाई, रेखा जी, तो सारे फेवरेट एक्टर्स। और वो इतना मतलब अच्छा लगा था, रात भर सपने में वही आ रहे हैं सारे। दूसरे दिन अमित जी तो का फैन तो मैं था ही, लेकिन दूसरे दिन स्कूल गया। अच्छा, तब तक अमित जी की आवाज़ का दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज या हायर सेकेंडरी में गया, इंटरवल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, सामने से एक लड़की आई। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं और उसको अक्ल भी नहीं थी, मैं लड़की को देख के बोला, अचानक मेरे मुंह से निकला, ए जोरा जान दरवाज़ा खोल दे। तो मैंने बोल के निकल, मुझे तो डायलॉग पसंद था। तो मेरे दोस्त बोले, अरे क्या कर रहा है तू, ये अभी जो तूने किया ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी। मैं हट, ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं। अरे भैया अभी जो किया तूने ये अमिताभ बच्चन जैसी 100% लगी। मेरा नहीं, पॉसिबल नहीं। अमिताभ बच्चन की तो मैं मिमिक्री, और मैं मिमिक्री करता ही नहीं एक्टर की। तो उसमें एक दोस्त था जो देव साहब का फ़ैन था, वो मेरे पीछे पड़ गया। दूसरे दिन टेप लेके आया घर पे, रिकॉर्डर, और वो देव साहब का फ़ैन, हाँ। मतलब इतना ज़बरदस्त फ़ैन कि अगर टीचर बोलते ला मिलिन स्टैंड अप, तो बोलते टीचर यस, तो माँ बोलती थी अरे कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कपड़े तो अच्छे पहन के था, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ, तो ऐसा कैरेक्टर था। तो वो बीच में हमने रिकॉर्डर रखा, वो देव साहब की आवाज़ में मुझे उसने सवाल किए और मैंने अमित जी की आवाज़ में कोशिश की जवाब देने की। तो बोला, और अमित जी आजकल क्या चल रहा? भैया कुछ नहीं, बस शूटिंग वूटिंग चले, आपके बारे में आजकल बहुत कुछ सुन रहे, ये मीडिया वाले पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। ये हमने ऐसे कुछ रही। और जब हमने वो प्ले करके सुना तो मुझे भी लगा कि यकीन, अमिताभ जी अचरज की। हुआ कि अरे ये तो बहुत करीब है। फिर मैंने उनके उस वक्त VHS कैसेट्स में, फिर जो भी अंधा कानून, लावारिस जितनी अवेलेबल थी सारी मैंने वो कैसेट्स मंगाई, उनको घर पे लगा के सारे डायलॉग्स लिखे, दीवार, लावारिस, अमर अकबर एंथनी, लिखे, बाय हार्ट किए। और जब भी मुझे स्टेज पर मौका मिलता या किसी के घर में पूजा वूजा में, तो मैं अमित जी की एक लाइन बोलता। तो मैं देखना चाहता था कि मुझे तो लग रही है, लोगों को भी क्या लग रही लोगों है। को लग रहा है कि अमिताभ बच्चन, या भैया मैं अपने आप को हाँ, अमिताभ समझ। हाँ। तो जहाँ जहाँ मैंने वो किया तो वो हिट हुआ। और इसका एक आगे बढ़ने से पहले, मतलब मुझे सर्टिफिकेट कहाँ मिला, बांद्रा का नेशनल कॉलेज है, तो वहाँ मुझे एक ऑर्केस्ट्रा था, मैं देखने गया। तो मैंने ऑर्केस्ट्रा वालों से रिक्वेस्ट की, भैया मुझे एक मौका दो ना, मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ करनी है। तो बोले अमिताभ बच्चन की आवाज़, और मैं उस वक्त दुबला पतला,
प्लास्टिक की फ्रेम वाला काला चश्मा, मैं देखने लायक नहीं था। तो वो भी मजाक से देखने लगा मेरे पास, ऑर्केस्ट्रा का जो हेड था, और बोले चल तुझे मौका देते हैं, डरेगा तो नहीं, कॉलेज के बच्चे। मैं बोला नहीं डरूंगा। मैं गया स्टेज पे, तो कॉम्पेयर ने बड़ी शान से, अब आपके सामने आ रहे ऐसे कलाकार जो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करेंगे। तो उससे पहले किसी ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री नहीं सुने थे। सब एक्ट, ओम प्रकाश जी, अशोक कुमार, राजकुमार करते, अमिताभ का, कोई नहीं अमित जी की आवाज़ नहीं। तो जैसे मैंने स्टेज पे पहुंचा, मैं हुटिंग शुरू हो गया मुझे देख के। बोले ये क्या अमिताभ की आवाज़ है, ए वो शूटिंग। तो मैं बोला, मैं डर गया थोड़ा। तो मैं बोला अब मैं आप, अच्छा मुझे हिंदी भी मेरी इतनी खराब थी, मैंने बोला अब मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, पेश करता हूँ वगैरह। तो और सीटियाँ। तो मैंने बोला अमर अकबर एंथनी का एक सीन है जिसमें नाजिर हुसैन साहब फादर का मर्डर करते हैं, कौन, जीवन, और उनकी लाश को फादर के स्टैचू के सामने गिरा के रख के निकल जाते हैं। एंथनी आता है और देखता कि लाश पड़ी, तो उनको पता नहीं किसने खून किया। तो जीसस क्राइस्ट से पूछता है कि ये खून किसने किया बताओ, वरना मैं दुनिया को एक। तो वो जो डायलॉग है बड़ा सीरियस डायलॉग है। नॉर्मली लोग कॉमेडी करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, मेरा पहला डायलॉग पब्लिकली आपको सुनाता हूँ, जिसका सामने नाजिर हुसैन साहब की लाश पड़ी है और अमिताभ बच्चन इधर, तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलाह और इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। तो जैसे मेरा पहला कॉलेज में आया ना, इधर उस वहां तो माइक था ना, इधर बोलते बच्चे चुप, और फिर पूरे शो में सुदेश भोसले। तो ये मेरा स्टार्ट, फर्स्ट शो जो था वो ऐसा था कॉलेज में। जी। माय गॉड, नेशनल कॉलेज। अमिताभ से आपने शुरू किया, उसके बाद आपने अनगिनत आवाज़ें, टैलेंट आगे बढ़ाया। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अपनी आवाज़ के लिए जाना जाऊं? उस वक्त नशा ऐसा था। हाँ। तो पहले तो क्या हुआ, मज़ा आता था स्टेज पे, अमिताभ बच्चन को वंस मोर मिल रहा है, अजीत साहब को वंस मोर मिल रहा है, और मैं कह रहा था ना पेंटिंग करता था। जब ये करने लगा मैं, तो वो तालियां, वो माहौल, पैसे भी मिलने लगे, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा माहौल, स्टेज, लाइट्स। और फिर धीरे धीरे ब्रश दूर हो गया, माइक नज़दीक आया, और मेरी आवाज़ें इतनी पॉपुलर हुई। मैं ऐसी ऐसी आवाज़ें मैंने शुरू की, जैसे असरानी जी, अनुपम खेर, अजीत साहब, ये किसी ने की नहीं थी, दारा सिंह। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो मेरे उसके बाद मैं हर शो में किशोर दा, रफ़ी साहब 14 आवाज़ों में गाता था। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे पूछना शुरू किया कि अरे ये सब ठीक है। अच्छा, फिर जुम्मा चुम्मा आया, उसके बाद तो मैं वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन बन गया, तो मैं और खुश हो गया।